हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ इक्की जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने इक्की जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सीपीसी का ऑर्डर नंबर 9 जो है उसका रूल नंबर हमने ऑलरेडी 1 to 5 अपलोड कर दिए हैं। उसको आप बहुत ही क्लियर और आराम से मतलब भागना नहीं है, ध्यान से उन सारे प्रोविजंस को डायरेक्ट को रीड करो, फिर मैं जो वर्ड बोल रही हूँ उस चीज़ को भी ध्यान दो, दोनों को एक साथ पढ़ो और 100% आपका क्लियर होगा कि व्हाट द ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 1 to 5 सेज। बहुत ईजी है और बट इसमें क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और आप इसको जो एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो उस टाइम आपको याद आएगा कि हाँ, ये जो मैंने पढ़ाया था इसमें क्या क्या प्रोविजन है जो मुझे उस टाइम ध्यान देना चाहिए था और एग्जैक्टली वही आ भी रखा है। ठीक है, सीपीसी का ये इंपॉर्टेंट है, कोर पॉइंट है। नाउ कम टू द रूल नंबर 6 टू ऑनवर्ड जितने भी हैं उसको हम कवर करेंगे। 6 बोलता है कि 6 क्या कहता है, प्रोसीजर ओनली व्हेन ओनली द प्लेंटिव अपीयर, सिर्फ जहाँ पे प्लेंटिव अपीयर होगा। मैं एक बार रिवीजन कराती हूँ 1 to 5 ऑल्सो। ऑर्डर नंबर 9 देखिए फटाफट बोलते हैं। ऑर्डर नंबर 9 किसके बारे में बात करता है कि पार्टी अगर अपीयर होती है या फिर नहीं अपीयर होती है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, क्या रिजल्ट है, क्या करेगी कोर्ट। तो फर्स्ट इसका रूल हमने पढ़ा था, पार्टी टू अपीयर ऑन द डे व्हेन द समन इज फिक्स्ड इन समन फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर। पहले डिक्लेरेशन पॉइंट देता है कि जिस दिन समन के लिए डेट दी गई है उस दिन पार्टी को अपीयर होना जरूरी है, दोनों पार्टी अपीयर होगी। अगर अपीयर नहीं होती तो उसका आगे दिया हुआ है कि अगर प्लेंटिव अपीयर नहीं होती, प्लेंटिव अपीयर होगी, यहाँ पे सेकंड बोल रखा है डिसमिसल ऑफ द सूट वेयर समन इज नॉट सर्व एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिव फेलियर टू पे द कॉस्ट। मतलब पार्टी इसलिए नहीं आई, अपोजिट पार्टी जो है डिफेंडेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि जो प्लेंटिव ने समन नहीं सर्व किया था, तो यहाँ पे प्लेंटिव का फॉल्ट है, तो यहाँ पे सूट हमेशा डिसमिस हो जाता है। कोर्ट जो है सूट को डिसमिस कर देती है। अब इसको भी आगे पढ़ेंगे कि हम इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, अगर क्या कोई इसका रिलीफ है कि नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली है कि अगर पार्टी अपीयर नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ द प्लेंटिव डिफॉल्ट ऑफ नॉट पेइंग द कॉस्ट ऑफ द समन टू द कोर्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट समन इज नॉट सर्व to the party and party is not appear because of that reason, then plaintiff suit will be dismissed। ठीक है, ये पूरा रूल इतना दिया हुआ है। नेक्स्ट है थर्ड वाला जो रूल है वो बोलता है वेयर नीदर पार्टी अपीयर, जहाँ पर ना प्लेंटिव आया ना डिफेंडेंट आया। अब इसमें प्लेंटिव इंक्लूड है तो सबसे पहले प्लेंटिव को देखेंगे, प्लेंटिव भी नहीं आया, डिफेंडेंट की बात ही छोड़ो, पहले प्लेंटिव नहीं आया तो डिसमिस हो गया सूट। तो बेसिकली एक ये है कि जहाँ पे प्लेंटिव का फॉल्ट होता है हमेशा डिसमिसल होता है। ठीक है, और अभी आगे पढ़ेंगे डिफेंडेंट का फॉल्ट होगा तो क्या होगा। आपको मैं एज अ ट्रिक फॉर्म में बता रही हूँ, जहाँ प्लेंटिव ऑलरेडी अपना फॉल्ट कर रहा है तो वहाँ पे डिसमिस ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें वो रखा है कि अगर डिसमिसर प्लेंटिव में ब्रिंग अ फ्रेश सूट और कोर्ट में रिस्टोर द सूट। अब यहाँ पे तो रिलीफ दे रहा है क्योंकि इंडिया की जो जुडिशरी है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। तो अब अगर उसको अब उसके राइट्स को मार नहीं देंगे ना, राइट्स तो उसके पास है अभी इस टाइम, तो प्लेंटिव जो है दोबारा सूट को फाइल कर सकता है, बट वहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कब वो सूट फाइल करेगा दोबारा और कब कोर्ट जो है रिस्टोर कर देगा। अगर इसमें लिखा हुआ है आगे कि जो अगर लिमिटेशन बार नहीं है तो प्लेंटिव जो है दोबारा सूट को फाइल कर सकता है। वहाँ पे दूसरा ये है कि कोर्ट में आल्सो अप्लाई ही में आल्सो अप्लाई फॉर सेट असाइड करने के लिए भी। सेट असाइड मतलब कोई भी कोर्ट है जिसने डिसमिसल ऑर्डर पास कर दिया है, अब उसे रिस्टोर करना है तो विद द ड्यू डिलिजेंस अपना जितने भी रीजनेबल रीज़न है उसको प्रेजेंट करे कोर्ट के सामने और बताए, और उसके बाद दोबारा कोर्ट उसको रिस्टोर कर देगी उस मैटर को। मीन्स सेट असाइड करवा अगर पार्टी चाहे करवा सकती है विद द रीज़न देके। सेट असाइड मतलब हटा देगा डिसमिसल का। तो दूसरा है कि रीफाइल कर सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेंटिव जो है मे सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन ऑफ द लॉ ब्रिंग अ फ्रेश सूट और ही मे अप्लाई फॉर द ऑर्डर टू सेट असाइड द ऑर्डर एंड if he satisfy the court that he has sufficient reason for the failure। रूल नंबर 2 के लिए, ठीक है, for his non appearance at the case में भी court shall make an order to set aside dismissal appoint a day and dismissal order को set aside करने के बाद दोबारा एक डेट फिक्स कर दी जाएगी और कंटिन्यू सूट की प्रोसीडिंग हो जाएगी स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें एक है कि अगर आपका सेट असाइड जो है मैटर को सेट असाइड नहीं किया जाएगा, नहीं अलाउ किया जाएगा इन द केस ऑफ कि कहीं स्ट्राइक है। ठीक है, कहीं स्ट्राइक है, आपकी पार्टी वहाँ पे आप लोग वहाँ इन्वॉल्व हो, कहीं स्ट्राइक में इन्वॉल्व हो और कोर्ट यहाँ बैठी हुई है, डिसीजन देना है उसको, हियरिंग दिन करनी है, डेट फिक्स्ड है, आप नहीं आ रहे हो, स्ट्राइक पे बैठे हो, तो दिस इज़ नॉट फेयर। तो आपको इसके लिए भी
सेट असाइड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है अब इसका रोल नंबर फिफ्थ था 9th का। इसमें वो रखा है डिसमिसल ऑफ सूट विद द प्लेंटिव आफ्टर समन रिटर्न आंसर फेल फॉर 7 डे। इसका ये सिंपल सा मीनिंग है, अगर आपने डिफेंडेंट को प्लेंटिव ने डिफेंडेंट को समन किया, वहाँ से वापस आ गया क्योंकि मे बी डिफेंडेंट नहीं प्रेजेंट था, कोई भी रीज़न सकता है, अगर दोबारा समन वापस आ जाता है तो इस टाइम जो कोर्ट ने उसको बताया, पार्टी को जब कोर्ट के पास वो आया, इन्फॉर्मेशन आया समन का कि हाँ ये अनसर्व है, तो उसके बाद 7 डेज़ के अंदर विद इन प्लेंटिव को नॉलेज होने के बाद प्लेंटिव जो है दोबारा रीसमन करेगा डिफेंडेंट को। ठीक है, ये पूरा 5 तक रूल था। अब हम 6 पढ़ेंगे। 6 में ये बोला गया है प्रोसीजर में ओनली प्लेंटिव अपीयर दो 6th 8th। रूल नंबर 6 और रूल नंबर 8 दोनों सेम है, बस ये है कि प्लेंटिव के बारे में बात करता है, दूसरा डिफेंडेंट के बारे में बात करता है। जैसे हमने ऑर्डर नंबर 1 में पढ़ा था ना कि 1 और 3 सेम है, प्लेंटिव और डिफेंडेंट के बारे में बात कर रहा है, ऐसे ही इस पर भी है 6 और 8 ऑलमोस्ट सेम के बारे में बात कर रहा है। अगर प्लेंटिव अपीयर होता है, सिर्फ प्लेंटिव अपीयर हुआ है तो क्या होगा, अगर डिफेंडेंट सिर्फ अपीयर हुआ है तो केस का क्या होगा। अभी तक हमने पढ़ा कि प्लेंटिव नहीं आया क्योंकि समन नहीं सर्व किया, दूसरा हमने पढ़ा कि दोनों नहीं अपीयर हुए। अब अगर एक एक करके नहीं अपीयर होते तो क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होगा। प्रोसीजर वेयर ओनली द प्लेंटिव अपीयर एंड द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन हियरिंग। दोबारा जब कॉल्ड ऑन हियरिंग की गई सूट की तो उस टाइम डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, देन तो उसको हमने 3 चीज़ें देखी, कोर्ट ने 3 चीज़ें देखी। क्या समन ड्यूली सर्व है, पहला कि समन ड्यूली सर्व हुआ था कि नहीं हुआ था, हाँ हो गया था, तब भी अपीयर नहीं हुई तो यहाँ पे सेकंड समन इशू कर दिया जाएगा, डिफेंडेंट को एक बार दोबारा चांस दे दिया जाएगा कि आ जाओ। अगर तब भी नहीं आता तो उसको एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाएगा उसके खिलाफ। अगर डिफेंडेंट नहीं आता, बस प्लेंटिव आके खड़ा है, डिफेंडेंट नहीं आ रहा है, तो एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाएगा अगेंस्ट द डिफेंडेंट। ठीक है। बी है कि अगर समन ड्यूली सर्व नहीं हुआ, अब समन ही नहीं सर्व हुआ, जैसे हमने पिछले बार पढ़ा था अभी रूल नंबर 2 में, उसमें क्या था, नॉट सर्व देन द समन वाज ड्यूली सर्व द कोर्ट शैल डायरेक्ट द सेकंड समन टू इशू ऑन द एंड सर्व टू डिफेंडेंट। दोबारा एक बार समन बोलेगा सर्व कर दो, ठीक है, रीसमन करा जाएगा, ऑर्डर ये पास हुआ है। सी होगा कि वेन समन सर्व बट नॉट इन ड्यू टाइम, समन तो सर्व किया गया था बट टाइम पे नहीं सर्व किया गया, पार्टी वहाँ पे थी ही नहीं, आए डिफेंडेंट को पता ही नहीं चला, जब डेट की हियरिंग थी उसके बाद उसको समन गया पहुँचा, कुछ भी सकता रीज़न। इफ इट इज़ प्रूव दैट समन वॉज सर्व ऑन द डिफेंडेंट बट नॉट इज सफिशेंट टाइम टू एनेबल हिम टू अपीयर, मतलब वो कलकत्ता रहता है और कल ही हियरिंग है दिल्ली में, तो इज़ इट पॉसिबल टू कम ऑन वन डे, नो, एंड आंसर ऑन द डे फिक्स्ड, और उस दिन वो आंसर कैसे दे पाएगा। इन द समन द कोर्ट से पोस्टपोन द हियरिंग, इस टाइम कोर्ट क्या करेगी, हियरिंग को पोस्टपोन कर देगी, नेक्स्ट डे फ्यूचर में दे देगी, बोलेगी आप इस दिन प्रेजेंट हो। ठीक है, मे भी कल ही दे दे, परसों दे दे, जब वैसे लगता है कि पार्टी अब रेडी है अब प्रेजेंट होने के लिए, क्योंकि उसने रिस्पॉन्स दिया, बट ये है कि टाइम नहीं था। इसका जो 6 का सब क्लॉज 1 का ABC हमने पढ़ा। अब 6 का जो सेकंड रूल है, सब क्लॉज है, उसमें ये लिखा हुआ है रूल नंबर 6 का सब क्लॉज 2 में, वेयर इट इज़ owing to the plaintiff default that someone was not duly served or not served in sufficient time, the court shall order the plaintiff। अब यहाँ पे plaintiff को गए छोड़ दे कोर्ट यहाँ पे plaintiff को कॉस्ट ऑर्डर करेगी कि कॉस्ट पे करो, क्यों तुमने उसको टाइम पे सर्व नहीं करवाया, ठीक है, नोट समन, और दूसरा था कि क्यों सर्व नहीं हुआ, 2 चीज़ हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा कम टू द रूल नंबर 7 में। रूल नंबर 7 बोलता है प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट अपीयर ऑन द डे ऑफ एडजॉर्नमेंट हियरिंग एंड असाइन गुड कॉज ऑफ प्रीवियस नॉन अपीयरेंस। अब यहाँ पे फिर से हमें एक रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ क्या है, प्लेंटिव आया 6 में, डिफेंडेंट फिर 7th में आके बोल देता है, रीज़न दे देता है कि मैं क्यों नहीं अपीयर हो पाया, सिर्फ प्लेंटिव क्यों ही 6 में अपीयर हुआ, वो रीज़न बता देगा। उसका वो आएगा, क्या करेगा कि व्हेन द कोर्ट हैज़ एडजर्न्ड द हियरिंग ऑफ द सूट ex parte and the defendant at or before such hearing appear and assign the good cause of previous non-appearance, he may upon the search term of the court direct as caused or otherwise be heard in the answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance। मतलब वो आएगा और वो अपना रीज़न देगा कि क्यों नहीं अपीयर हुआ, और गुड रीज़न होगा तो मे बी कोर्ट कुछ कॉस्ट लगा दे, या फिर
कोर्ट में अलाउ कर दे नेक्स्ट डेट पे उसका पेरेंट्स होने के लिए, ठीक है, इसको अलाउ कर देती है, इतना फ्लेक्सिबल है थोड़ी मेरी जुडिशरी। नेक्स्ट कम टू दी ऑर्डर का ऑर्डर जो हमारा पढ़ रहे हैं 9 का रूल नंबर 8, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर। 6 और 8 सेम है। अब क्या है, जब डिफेंडेंट सिर्फ अपीयर हुई, प्लेंटिव ही अपीयर नहीं, जब प्लेंटिव अपीयर नहीं होता हमेशा डिसमिसल ऑर्डर पास होता है, उसको दोबारा सूट फाइल करना भी अलाउ नहीं। वेयर द डिफेंडेंट अपीयर एंड द प्लेंटिव डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन हियरिंग द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर दैट सूट इज टू बी डिसमिस। सूट फिर से डिसमिस हो गया क्योंकि प्लेंटिव की फॉल्ट है। अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट द क्लेम और पार्ट देयर, और इसमें ये बोल रखा आगे कि जजमेंट पास कर सकती है किसके फेवर में, डिफेंडेंट के फेवर में। क्या फेवर देगी कि जितना आपने एडमिट किया है कि हाँ ये सब चीज़ें मेरी हैं, इनके साथ हुई थी, इतना मुझे भी मेरे भी राइट और क्लेम्स हैं, कुछ सेट ऑफ होगा, कुछ भी क्लेम होगा, उन सब चीज़ों को लेके एक ऑर्डर पास कर दिया जाएगा डिफेंडेंट के फेवर में, और जो बच गया उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ है, अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट द क्लेम और पार्ट देयर ऑफ इन विच द केस द कोर्ट सेल पास अ डिक्री अगेंस्ट द एडमिटेड सेल dismiss the suit defended upon the such admission where the part only the part claim has been admitted and shall dismiss the suit so far as it relate to the remainder। वही सेम चीज़, जो जितना उसने एडमिट किया क्लेम्स को उस WS फाइल किया होगा, उसमें जो चीज़ें उसने क्लेम किया डिफेंडेंट ने वो उसको मिल जाएगी, और जो नहीं है उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे पार्टी खुद ही अपीयर नहीं हुई, केस करके चली गई। नाउ कम टू द रूल नंबर 9, डिक्री अगेंस्ट द प्लेंटिव बाय डिफॉल्ट बार ऑफ फ्रेश सूट। डिक्री अगेंस्ट द प्लेंटिव, अगर डिक्री किसके खिलाफ आ गई, प्लेंटिव के, तो वो बार कर देती है फ्रेश का सूट फाइल करने से, अगर डिक्री पास हो गई है। वेयर अ सूट इज़ होली और पार्टली डिसमिस अंडर द ऑर्डर अंडर द रूल नंबर 8, अगर क्योंकि पार्टी अपीयर नहीं है इसलिए रूल नंबर 8 के थ्रू डिसमिस हो गया सूट, तो प्लेंटिव सेल प्रिक्लूड फ्रॉम ब्रिंगिंग। अब प्लेंटिव जो है, अभी तक डिसमिसल किस बेसिस पर हो रहा था केस, कि पार्टी जो है प्लेंटिव जो है कोई कुछ मिस्टेक्स कर रही थी। अब इसमें जो रूल नंबर 8 है उसमें प्लेंटिव अपीयर ही नहीं हो रही है, तब क्या होगा, तो यहाँ पे फ्रेश सूट उसको लाने से मना कर दिया जाएगा इन द रिस्पेक्ट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन। उस कॉज ऑफ एक्शन के खिलाफ के सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आप दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते। बट ही मे अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड डिसमिसल सेट असाइड। सूट नहीं लाएगा, अभी तक उसके पास दो राइट था। रूल नंबर 4 में हमने ये पढ़ा था कि जब प्लेंटिव जो है फ्रेश सूट ला सकती है और रीस्टोर करवा सकती है इन द केस ऑफ रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 किसके लिए था, जहाँ पे उसने समन नहीं सर्व किया था। समन सर्व इसलिए नहीं हुआ था, उसने फ़ीस नहीं पे किया था, और फीस नहीं पे करने पर क्योंकि छोटा सा डिफ़ॉल्ट था कि फ़ीस पे नहीं किया उसने, उसकी वजह से, ठीक है, सूट क्योंकि वो एक्टिव था, बस उसको मे बी नॉलेज ना हो, कुछ ऐसा हो कि उसने फ़ीस नहीं पे किया, डिले हो गया हो, कोई भी रीज़न हुआ हो, जिसकी वजह से जो सूट है क्या हो गया था, डिसमिस कर दिया गया था। रूल नंबर 4 में बोला गया था आप दोबारा उसे रिस्टोर कर सकते हो सेट असाइड करा के, या फिर दोबारा सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है, ये रीज़न था। बट इसमें बोला हुआ है कि 9th में सिंपली बोला हुआ है कि अगर प्लेंटिव ही अपीयर नहीं हो रहा, सूट फाइल कर दिया, फिर फर्स्ट हियरिंग हो रही है, उसमें पार्टी ही अपीयर नहीं हो रही है प्लेंटिव, तो इन केस में आपको री सूट फाइल करने का करना बार है, आपको अलाउ नहीं है उसके उस वाले सेम कॉज पे, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम मुद्दे पर, ठीक है। और बस ये है कि आपको एक ऑप्शन मिल सकता है कि आप सेट असाइड करवा सकते हो विद द रीज़न इफ कोर्ट सेटिस्फाई सच ऑफ नॉन अपीयरेंस व्हेन द सूट इज़ कॉल्ड। तब सूट को कॉल ऑन हियरिंग द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर टू सेट असाइड द डिसमिसल। सेट असाइड करवा देगा डिसमिसल को अपॉन द सच टर्म एंड कंडीशन, और कॉस्ट पे करने के लिए बोलेगा, कुछ पे करना पड़ेगा, और नेक्स्ट डे दे देगा। ओके, तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा डिग्री पास हो गई। यहाँ प्लेंटिव अपीयर ही नहीं होता। अब अपीयर ना होना एक बहुत बड़ी बात है। अगर कोई रीज़न था कि समन वमन नहीं सर गया, उसमें दोनों आपको अलाउ है, दो ऑप्शन अलाउ है कि फ्रेश सूट फाइल कर सकते हो और सेट असाइड करा सकते हो। पर अगर आप अपीयर ही नहीं हो रहे एज़ पर रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग, तो आपके पास सिर्फ एक ही रिलीफ बचता है कि आप सेट असाइड करवा लो, और री सूट फाइल करना अलाउ नहीं करेगा आपको, ठीक है। नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस रूल अनलेस द नोटिस टू एप्लीकेशन हैज़ बीन सर्व टू द पुजर। जितनी भी चीज़ें होंगी, ठीक है, इसमें हर एक चीज़ों में
अपोजिट पार्टी को हमेशा नोटिस सर्व किया जाएगा कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। डिसमिसल हो रहा है या फिर सेट असाइड करवाया जा रहा है मैटर को, तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट हैप्पी है कि ओहो अच्छी बात है, एक पार्टी के फेवर में, मतलब मेरे फेवर में डिसीजन आ चुका है, वो अपोजिट पार्टी जो प्लेंटिव वो अपीयर ही नहीं हुआ, तो मेरे फेवर में डिसीजन आ गया और हैप्पी हो गया, अपने घर बैठा हुआ है। बट पता चला बीच में आके सेट असाइड करवा दिया गया प्लेंटिव के द्वारा उस चीज़ों को, तो उस वहाँ पे उस डिक्री को, तो वहाँ पे सेट असाइड करवा दिया गया। तो उस टाइम ज़रूरी है जब कोर्ट कोई एक्शन लेगी फेवर में अगर देती है तो एक नोटिस इशू कर देगी डिफेंडेंट को कि देख लो ये सब पार्टी आ चुकी है, ऐसा रीज़न है, रिस्टोर हो चुका है सूट दोबारा से। फिर से स्ट्राइक आउट का फिर से जहाँ भी स्ट्राइक आउट मैटर आएगा वहाँ कुछ कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। नाउ कम टू द रोल नंबर 10। उसमें बोला गया प्रोसीजर इन द केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर सिविल प्लेंटिव। अब ज़रूरी है क्या सारे प्लेंटिव आए? नहीं, सारे प्लेंटिव का आना ज़रूरी नहीं है। कोई एक प्लेंटिव आएगा, उसके बिहाफ पे मैटर को सुन लिया जाएगा और सबको नोटिस इशू सर्व कर दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अलाउ कर देंगे कोई एक ही आए, सारे आने की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर इन द केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर सिविल डिफेंडेंट, सेम 10 और 11 वही है। वो प्लेंटिव के बारे में बात की थी, डिफेंडेंट के बारे में बात कर दिया, सेम चीज़ है, प्रोनाउंस कर दिया जाए जजमेंट। और अगर नहीं भी आते हैं तो कोई ऐसा सच इशू नहीं है। नाउ कम टू दी और अगर जो अपीयर है उनके फेवर में दे देगा और जो नहीं है उनके फेवर में जो भी डिसीजन जजमेंट होगा दे देगा। और सबको ज़रूरी है कि इन्फॉर्म भी करेगा कोर्ट। नेक्स्ट रूल नंबर 12 के बारे में बात करें हम। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अटेंडेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज सो ऑफ पार्टी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन। क्या होगा अगर नहीं अटेंडेंस, लिखा है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अटेंडेंस, क्या रिजल्ट होगा अगर नहीं आती है? कौन नहीं आता है? विदाउट सफिशिएंट कॉज सो ऑफ पार्टी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन, मतलब कि बोला गया था कि आप आओगे बट वो नहीं आया, तो उसका क्या होगा, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? Where the plaintiff or defendant who has been ordered to appear in person does not appear in person, मतलब खुद को आना था, कोई किसी और को नहीं आना था, उसी इंसान को आना था, आया नहीं, और show the sufficient cause of satisfaction of the court of failing to appear, he shall be subject to all the provision of foregoing rule applicable to the plaintiff and defendant respectively who do not appear। सारे रूल्स अप्लाई होंगे, मतलब सारे जो डिसमिसल ऑर्डर या फिर जितने भी रूल हमने इधर पढ़ा सब कुछ अप्लाई होगा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पे, जितना पढ़ नहीं था। नेक्स्ट आया रूल नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मतलब ये चलता बलता सेक्शन रूल है, पूछ लेते हैं, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट है, इसका एक ही सेक्शन आता है, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 13 का, इसका मेंटेनेबल करके एक ऑप्शन आता है। सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट द डिफेंडेंट, सेट असाइड करवाना है एक्स पार्टी ऑर्डर को। हमने तो प्लेंटिफ को रिलीफ दे दिया कि अगर आपका रीस्टोर आप कर सकते हो, सेट असाइड करवा सकते हो प्लेंट को, अगर ऐसा ऑर्डर पास हो गए हैं। तो डिफेंडेंट को क्या राइट मिलता है? डिफेंडेंट यहाँ पे सेट असाइड करवा सकता है, डिक्री को सेट असाइड करवा सकता है एक्स पार्टी ऑर्डर को। एक्स पार्टी ऑर्डर उसको मिला था ना इसमें रूल नंबर 7 में, ठीक है, तो उसमें रूल नंबर प्लेंटिफ ओनली अपीयर हुआ था, डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ 6 में, तो उसको एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया था, तो वहाँ पे उसका जो है रिलीफ जो है हमें 13 में मिलेगा। सेटिंग असाइड द डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट द डिफेंडेंट इन एनी केस इन विच द डिक्री इज पास्ड एक्स पार्टी अगेंस्ट द डिफेंडेंट, किसी भी केस में अगर डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो चुका है, ही में अप्लाई टू द कोर्ट विच ही डिक्री वॉज पास्ड फॉर द ऑर्डर टू सेट असाइड। उसी कोर्ट पे एक एप्लीकेशन डालेगा कि प्लीज़ डू द सेट असाइड दिस ऑर्डर, और रीज़न देगा उसका। एंड इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट समन वॉज नॉट ड्यूली सर्व, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है सच में समन नहीं सर्व हुआ था उसको, और दैट ही हैज़ प्रिवेंटेड बाई दी एनी सफिशिएंट कॉज, या फिर कोई ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से लगता है कि सच में पार्टी की फॉल्ट नहीं थी, वो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ही वॉज नॉट एबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ, सो और नॉट एबल टू आंसर देन द, और हियरिंग पे इसलिए प्रेजेंट नहीं हो पाया, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर टू सेट असाइड द डिक्री अगेंस्ट हिम अपॉन द टर्म ऑफ टू कॉस्ट ज़रूर पे करना पड़ेगा, ठीक है, पेमेंट इन द कोर्ट और अदरवाइज इफ थिंग फिट एंड सेल अपॉइंट अ डे फॉर फ्यूचर विद द सूट। कॉस्ट एक आया, सेट असाइड में भी आपको कॉस्ट बोला गया है, देखो कॉस्ट का वर्ड नाम लिया गया है, और एक लिया है कॉस्ट का नाम जहाँ पे प्लेंटिफ का फॉल्ट हुआ है।
तो कॉस्ट भी वर्ड जो है देखते रहना कि मे बी ऑप्शन में आ जाता है कि कॉस्ट है कि नहीं है, ठीक है। वर्ड कॉस्ट को भी माइंड में रखना है, कहाँ कहाँ पे वर्ड कॉस्ट यूज़ किया गया है। ये हमारा, जैसे कि ये हमने पढ़ा था जब ओनली प्लेंटिव अपीयर, ठीक है, डिफेंडेंट अपीयर नहीं होते। प्लेंटिव का फॉल्ट रहता है कि वो उसने नोटिस सर्व नहीं किया, ये सब चीज़ें नहीं किया, तब भी लिखा हुआ है रूल नंबर 6 में कि कॉस्ट पे करेगा प्लेंटिव। और रूल नंबर 13 में लिखा हुआ है तो डिफेंडेंट पे करेगा कॉस्ट, क्योंकि उसने रीज़न दिया है, सेट असाइड हुआ है। जहाँ जब सेट असाइड किया जा रहा है वहाँ पे कॉस्ट भी पे किया जा रहा है साथ में। प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिक्री इज़ फॉर सच अ नेचर दैट इट कैन नॉट बी सेट असाइड अगेंस्ट द सेल्फ डिफेंडेंट ओनली, इट मे बी सेट असाइड अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द अदर डिफेंडेंट। बोला गया है कि अगर कहीं ऐसा डिक्री में ऐसा डिक्री इस नेचर का है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, जो डिफेंडेंट, बहुत सारे डिफेंडेंट्स है, उसमें से एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेट असाइड नहीं किया जा सकता और सबका कर दिया जाएगा, या फिर सबके खिलाफ कर दिया जाएगा सेट असाइड, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें क्या है कि जैसे भी सिचुएशन है, अगर एक अगेंस्ट सेट असाइड जो हुआ था उससे सेट असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर सेट असाइड कर दिया जा रहा है तो हो जाएगा। अगर और सबके खिलाफ जो एक्स पार्टी ऑर्डर है उसको सेट असाइड कराया जा सकता है तो कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल ऐसा नॉर्मल जो होते हैं सिंपल से। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कोर्ट सेल सेट असाइड अ डिग्री पास एक्स पार्टी मेरली ऑन द ग्राउंड दैट देयर हैज़ बीन इरेगुलर इन सर्विस ऑफ समन। इस बेसिस पे नहीं सर आपको मिलेगा एक्स पार्टी ऑर्डर का डिसमिसल करना, और डिसमिसल नहीं सेट असाइड करने का ऑर्डर आपको कोर्ट नहीं देगी इन द केस, एक अगर ऐसा ग्राउंड है कि दैट देयर हैज़ एन इरेगुलरिटी इन सर्विस, कि सर आपने कहा कि सर्विस आई नहीं मेरे पास, आई थी तो मैं वहाँ पे था नहीं, प्रेजेंट नहीं था, कोई सा रीज़न दे रहे हो। इफ़ यू सेटिस्फाई द डिफेंडेंट हैज़ हैड, और ऐसा लगता है कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि जानबूझ के इंटेंशनली इसने रिजेक्ट किया है, 2 बार सर्व किया, दोनों बार इसने मना कर दिया है, या फिर ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट को पास नोटिस थी, उसको पता था कि सूट फाइल हो चुका है, फिर भी वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, जानबूझ के घर छोड़ दिया, कुछ कर दिया, कुछ भी रीज़न था। तो इन सब केसेस में जो एक्स पार्टी ऑर्डर का सेट असाइड नहीं किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वेयर देयर हैज़ बीन अपील अगेंस्ट द डिक्री पास एक्स पार्टी अंडर द रूल। अगर आपने अपील कर दी है कि एक्स पार्टी के खिलाफ अपील किया जा सकता है, हाँ कर दिया जा सकता है, क्योंकि इसने यहाँ बोला हुआ है कि क्या एक्स पार्टी ऑर्डर, अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसा मैटर हमारा था जिसके लिए हमने क्या कर दिया है, एक अपील फाइल कर दिया गया है, तो अपील जो है और वहाँ पे अपील हमने यहाँ पे फाइल कर दिया और वहाँ पे अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, हटा दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया ग्राउंड में, तो यहाँ जो भी रीज़न था सुना प्रॉपर वहाँ पे सुन लिया गया है और विड्रॉ कर दिया गया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। अब वहाँ से उठ के दोबारा अब एक्स पार्टी ऑर्डर का उसी सेम कोर्ट में जहाँ पहले से एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ था, अब वहाँ पे आके दोबारा केस सेट असाइड नहीं करवा सकते, क्योंकि अब अपील में जा चुके हैं, अब वहाँ का डिसीजन फाइनल हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है। नाउ कम टू द रूल नंबर 14, दैट इज़ लास्ट रूल नंबर है ऑर्डर नंबर 9 का, पूरा 14 है, ठीक है। नो डिक्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस टू अपोजिट पार्टी, सेम चीज़। नो डिक्री, कोई भी चीज़ें होंगी हमेशा ज़रूरी है हर पार्टी को अवेयर कराना, तो यहाँ पे पार्टी जो भी चीज़ें होंगी प्लेंटिफ के फेवर में, डिफेंडेंट के फेवर में, उन सब का जो है नोटिस सर्व कर दिया जाएगा अपोजिट पार्टी को भी। तो ये आपका 1 to 14 तक रूल नंबर था ऑर्डर नंबर 9 का। इसको जैसे मैंने पढ़ाया है, आप मैं इससे पहले वाले वीडियो देख लो, उसमें मैंने पूरा PDF को अंडरलाइन करके पढ़ाया हुआ है। और ऐसे में आपको जिस तरीके से अच्छा लगे, इस तरीके से या फिर उस तरीके से, जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये ऑर्डर नंबर 1 to 9 मैंने 1 to 14 तक मैंने पढ़ा दिया है, और इम्पोर्टेंट था, जो प्रोविज़न इंपॉर्टेंट थे। इसे आप बेयर एक्ट को रीड करते समय, आप बेयर एक्ट की एक लाइन को रीड करो, मेरी बातें सुनो, तो आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू। डू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल।